हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका दोस्त सीएस गौरव माहेश्वरी। आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं May 23 सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। बेसिकली ये वीडियो जो है, जो स्टूडेंट्स के अभी पेपर होने वाले हैं, लाइक अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होगा, उन लोगों का टैक्सेशन का पेपर होने वाला है, देन पूरा की पूरा ग्रुप 2 भी स्टार्ट होगा। तो उन स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस पर्टिकुलर पेपर में मैं रेदर देन डिटेल में हर एक सॉल्यूशन को डिस्कस करने के, हम लोग एक जनरलाइज अप्रोच पे, एक जनरलाइज मैनर में इस पेपर को एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट ने पेपर कहां से पूछा था, किस तरीके से पेपर पूछा, क्या हार्ड था, क्या पेपर सिंपल था या मॉडरेट लेवल का था। हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और इस पेपर को एनालाइज करने के पीछे जो एक मेन इंटेंशन है, वो मेन इंटेंशन है कि अभी हमारे जो ऑनगोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि नवंबर 23 या उसके आगे वाले एग्जामिनेशन अपीयर करेंगे, उन लोगों को एक आइडिया लग जाए कि इंस्टीट्यूट पेपर किस तरीके से पूछता है और उन लोगों को अपनी प्रिपरेशन आगे किस तरीके से कंटिन्यू करनी चाहिए। इसी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ में मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल ओवरव्यू, एक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग पेपर को कि सीए इंटरमीडिएट का जो May 2023 का पेपर था, ये किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इस बार आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने पूरे के पूरे पेपर को एनालाइज किया तो मुझे वहां पर लगा कि इस बार के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे ना, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा था कि जिस भी स्टूडेंट ने पिछले 4-5-6 महीने में अच्छे से यदि सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो वो 100% पेपर, मतलब 100% क्वेश्चन, इवन दो जो ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते, वो क्वेश्चन भी उससे इतने प्रॉपर तरीके से बन रहे होंगे ना कि उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होने मिला होगा पेपर में। बट द रीजन इज, पेपर था बहुत लेंदी। जब मैंने इस पेपर को पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज किया तो मैंने बोला यार 3 घंटे में 70 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करना और 30 मार्क्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, यार कहीं ना बच्चों के बीच में ये थोड़ा सा एक पैनिक वाला मोमेंट इस रीजन से था कि पेपर बहुत लेंदी था। अप्रोक्सीमेटली जो ऑन एन एवरेज अटेंड हुआ होगा बच्चों का पेपर, वो कहीं ना कहीं 85 से 95 के बीच में अटेम्प्ट हुआ होगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का। एंड एक्सेप्शनली ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 100 मार्क्स का फुल पेपर अटेम्प्ट किया होगा। यार जनरली क्या होता है कि जब भी पेपर होते हैं ना, तो आप काफी सारे टीचर्स के सोशल मीडिया के, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखते होंगे, उनके यूट्यूब चैनल्स पे देखते होंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, वो आते हैं अपनी नोट्स लेके, अपनी बुकलेट लेकर, वो मतलब अलग अलग तरीके के उनके क्लेम्स होते हैं। यार मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, जैसे कि जनरली हम लोग हमारी क्लास में भी फॉलो करते हैं, ICAI के स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं। और जो हम लोगों ने कंपाइलर बुक बनाई है, वो कंपाइलर बुक भी ICAI के प्रीवियस MTP, RTP, मॉक टेस्ट पेपर और जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, उनको मिलाकर हम लोगों ने हमारी ना एक क्वेश्चन बैंक बनाई है। और इवन दो उन क्वेश्चन बैंक में जो मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स है, जो सेक्शंस के बीच बीच में दिए होते हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने हमारे स्कैनर में इंक्लूड करके रखा है। तो यार मैं ये बोलूंगा कि इस बार का जो पेपर था, उस पेपर में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ICAI के पुराने खजाने से पूछे थे। सिवाय एक दो क्वेश्चन छोड़ दो यार, वो तो हर एक अटेम्प्ट में ICAI नए क्वेश्चन पूछता ही, और यदि नए क्वेश्चन ना पूछे तो फिर वो एग्जाम ही किस चीज की होगी यार। तो कुल मिला के पेपर वॉज मॉडरेट बट लेंदी था। जिन बच्चों का लिखने का स्पीड थोड़ा स्लो होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने 10-15 नंबर सेक्रीफाइस करने पड़े होंगे। तो जो भी अब आने वाले अटेम्प्ट को अपीयर करेंगे, उन स्टूडेंट से मेरी एक सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना मतलब आप अपने आप से जो भी थ्योरी पेपर है, उन थ्योरी पेपर्स का डेली 1 या 2 क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जिससे कि आप लोगों की राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। एंड राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो एग्जाम में आजकल जो ICAI का लेंथ हो गया है थ्योरी पेपर को पूछने का, वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। और नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग आते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि ICAI ने इस बार के पेपर में किस तरीके से और कहां से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहली चीज कि यहां पर दोस्तों, ये जो आपका पेपर था, ये पेपर था 70 मार्क्स का, क्योंकि आपको पेपर में जो 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपको MCQs। और मैं तुम लोगों को बता दूं, जितनी भी मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, हमारे नवंबर 23 अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट या उससे पहले वाले स्टूडेंट से, एवरीवन इज लाइक कि सर इस बार के जो MCQs थे वो बहुत ही सिंपल थे,
मॉड्यूल की जो एज इट इज लाइन होती है वो एज इट इज लाइन उठकर आई है। तो एमसीक्यू में इस बार उन लोगों को बहुत रिलैक्सेशन मिला है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है, और चूंकि एक लॉ का पेपर और अच्छा चला गया है बच्चों का, इस वजह से उन लोगों को आगे के अब जो भी रिमेनिंग पेपर्स है उन पेपर्स को अपीयर करने में और नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह मेंशन करके रखे हुए थे। यहाँ पे इन्होंने पार्ट 2 के लिए बोला था साहब, सबसे पहला जो बात बोली है इन्होंने कि क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। हमेशा पता है, फाउंडेशन से भी पता था हम लोगों को ये कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है जनरली वो कैसा क्वेश्चन होता है, कंपलसरी होता है। एंड एनी 3 आउट ऑफ रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। वाह भाई, ये तो सोने पे सुहागा वाला बात हो गई यार, कि जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है उन 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस ही अपीयर करना है, मतलब एक क्वेश्चन आपको ऑप्शनल है। ठीक है, फिर उन्होंने इसके बाद बोला हुआ है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्किंग नोट शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। यदि हम लोग कहीं पर भी आंसर में कोई भी असम्पशन वगैरह लेते हैं तो वो असम्पशन हमको मेंशन करना है, बिकॉज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी, जब तक आप मेंशन नहीं करोगे और मन में ही असम्पशन ले लोगे तो वो कॉपी चेकर को पता नहीं लगेगा। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि आंसर टू द क्वेश्चन are to be given only in English except in the case of candidate who have opted for हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को छोड़कर जिन्होंने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया उन सभी के सभी बच्चों को जो भी पेपर लिखना है अपना पूरा वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। If a candidate has not opted for हिंदी मीडियम, his or her answer in हिंदी will not be evaluated। उस आंसर को वो इवेल्युएट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, यहां से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है और वो स्टार्टिंग के जब 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हो और जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जब पेज टर्न करते हो और आपकी आंखों के सामने जब ये पहला क्वेश्चन आता है तो भाई एक अलग ही तरीके का माहौल होता है। भाई उस माहौल को जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उस माहौल को उन्होंने वहां पर फील किया होगा, ये किस तरीके की फ्रीक्वेंसी, तरंगे, उमंगे चारों ओर मंडराने लगती है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है ये, एंड पार्ट ए इज फॉर 6 मार्क्स। ये 6 नंबर के लिए था। और देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनोवेटिव लिमिटेड स्टार्टअप बाय अ फ्यू क्वालिफाइड प्रोफेशनल which was incorporated in 2014. The company is booming and favoring the younger generation to work. The capital structure of the company. तो अच्छा, एक चीज हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रही है मालिक की, ये जो कंपनी है कैसी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, तो एक स्टार्टअप कंपनी है और स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने देके रखा हुआ है। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जिस भी भाई का मैंने पेपर मंगाया है वो पता नहीं यहाँ पर कुछ 30% वगैरह कर रहा होगा, इट्स ओके, ऐसी काफी सारी जगह पर उसने लिखा होगा। तो यहाँ पर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल देके रखी हुई है, शेयर प्रीमियम देके रखा है, जनरल रिजर्व देके रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट देके रखा हुआ था। आगे इन्होंने क्या बोला है, द कंपनी डिसाइड टू इशू 30% ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। वाह भाई वाह, जैसे इन्होंने स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला मेरे दिमाग में एक सेक्शन आ जाता है, दैट इज सेक्शन नंबर 54। ठीक है, सेक्शन नंबर 54 पे पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है पता है ये, कंपनीज डायरेक्टर एंड परमानेंट एम्प्लॉय टू कीप देम मोटिवेटेड एंड पार्टनर इन ग्रोथ। वाह भाई, लॉक इन पीरियड ऑफ दिस स्वेट इक्विटी शेयर्स विल बी 5 ईयर्स। यार गलत बात है भाई, ये 5 ईयर्स थोड़ी होना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम लॉक इन पीरियड्स कितना हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ना, रुको पहले इस क्वेश्चन को मैं पूरा पूरा पढ़ लेता हूं, देन उसके बाद में हमारी नोट्स पे आऊंगा। जब मैं हमारी नोट्स पे आऊंगा ना, रिसेंट वाली नोट्स पे, तो वहां पर बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये सेम टू सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने हमारे सेक्शन नंबर 54 के जस्ट नीचे लेके रखा हुआ है। फॉर द पर्पस a resolution in general meeting of the company was passed in this manner। आगे इन्होंने बोला है द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइड कि 15 लाख के स्वेट इक्विटी शेयर्स, 15 लाख स्वेट इक्विटी शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस था 25 रुपए पर शेयर विद द कंसिडरेशन ऑफ ₹5 पर शेयर टू बी इशूड टू अ क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। ये बोल रहे मालिक, द कंपनी सीक्स योर एडवाइस विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब सेक्शन नंबर 54 एप्लीकेबल होगा यहाँ पर under the Companies Act 2013। so whether size of issue of sweat equity shares was appropriate। तो भाई यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना था कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो अप टू 50%, क्या जो स्टार्टअप कंपनीज है वो क्या कर सकती है, अप टू 50% आउट ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल का वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। एंड दूसरा, वेदर द लॉक इन पीरियड इज जस्टिफाइबल। नहीं भाई, लॉक इन पीरियड कितना होता है यहाँ पर, केवल और केवल मैक्सिमम हम लोगों ने सेक्शन नंबर 54 में पढ़ के रखा हुआ है कि 3 ईयर्स होता है, यहाँ पर कंपनी ने लिया हुआ है 5 ईयर्स, विच इज नॉट एप्रोप्रिएट। वो एप्रोप्रिएट नहीं है। और देखो सिर्फ एक बार बताऊंगा, इसके बाद बार बार नहीं बताऊंगा। ये सेम क्वेश्चन, ये देखो भाई हमारी क्लास नोट्स है और अभी रिसेंटली ही ये काफी सारी बैचेस में सेक्शन हुआ था और उसी के जस्ट नीचे
ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑलरेडी ये नवंबर 2021 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। कैटपेट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, इस नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने 5 इयर्स का टाइम पीरियड दिया था लॉक इन का, और इसी के अकॉर्डिंग बस आपको इतना सा आंसर लिखकर यहाँ पर पूरे 6 नंबर आपके लिए सिक्योर्ड होने वाले थे। सो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हमारी मॉड्यूल में से आया है या बुक में से आया हुआ है, बिकॉज पूरा की पूरा पेपर, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ICAI के पुराने खजाने से आया, एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, विच इज वेरी वेरी सिंपल। मेरी नजरों में यहाँ पे बच्चे से कोई भी किसी भी टाइप की गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बी। ESPN Heavy Engineering Limited is a listed company engaged in the business of providing engineering solution to client across the country. The company followed consistent growth over the year. The rate of dividend, oh my god, अरे ये तो क्वेश्चन वो है भाई जो क्वेश्चन हम लोगों ने हमारी क्लास में कई बार डिस्कस किए होंगे, और आपको स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल नंबर 7 में मिल जाएगा, जहां पर कैप्रिकॉन लिमिटेड से रिलेटेड, कैप्रिकॉन लिमिटेड या कैप्रिकॉन इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन भी देके रखा हुआ है। साथ ही साथ यहां पर जो प्रोविजो है कि इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट इफ कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, तो वहां पर वो जो प्रोविजो की जो कंडीशंस थी, और उन कंडीशंस जब भी कंपनी पास्ट ईयर से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, उसी के ऊपर यहां पर क्वेश्चन बन के आया हुआ है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। The company followed consistent growth over the year. The rate of declaration of dividend in immediately preceding 3 financial year was 15%, 20% और 25%। यदि हम लोग इसका एवरेज निकाले तो ऑब्वियसली 20% का एवरेज आता है प्रीवियस 3 इयर्स का। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू obsolescence of special part of machinery, company incurred losses in the current financial year. Even though during the financial year 2021-22 the company declared interim dividend at the rate of 10% on its equity shares. ठीक है भाई। The board of director of the company approved the financial results for the financial year 2020-21 in its meeting held on 5th of August 2022 and recommended the dividend at the rate of 15% in this board meeting। तो ठीक है ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। The general meeting of the shareholder was convened on 31st of March and the shareholder of the company demanded that since interim dividend ही बोले आपका 10% है, so that the final dividend should not be less than 20%। क्या आप बात कर रहे हो भाई, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं 15%, ये लोग डिमांड कर रहे हैं 20% से। तुम लोगों को पढ़ाया गया है भाई कि इन जनरल मीटिंग मतलब AGM, कंपनी के मेंबर्स जो है विच इज रेट रिकमेंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो उस रेट से कम रेट की डिमांड कर सकते हैं या उसी रेट से डिविडेंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा रेट से डिविडेंड की डिमांड नहीं कर सकते। और यदि उन्होंने डिविडेंड की डिमांड उस रेट से ज्यादा करी तो उनकी डिमांड वैलिड नहीं होगी और वहां पर उनकी डिमांड को निगेट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां पर उनकी बात को माना नहीं जाएगा। तो आगे इन्होंने बोला है इट वॉज ऑल्सो सबमिटेड दैट द रेट ऑफ डिविडेंड is immediately preceding 3 financial year वर वापस से ये रिपीटेशन 15, 20 and 25 है, but the company secretary emphasizes that the final dividend cannot be increased। यस मालिक, यहाँ पर जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है उसका कंटेंशन बिल्कुल सही है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो मैक्सिमम रेट 15% है, ऐसे कंपनी चाहती तो 20% तक भी कर सकती थी। तो यहाँ पर आपने आंसर जब लिखा होगा तो आपने एवरेज 3 इयर्स के रेट वाला जो प्रोविजन है वो भी मेंशन किया होगा इन केस ऑफ लॉस। पर साथ ही साथ जो आंसर बनेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग वो आंसर बनेगा यहाँ पर कि मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट इंक्रीज या कैन नॉट डिमांडेड इंक्रीज्ड रेट विच इज मेंशन बाय BOD ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो ये एक और ओ माय गॉड 6 नंबर का क्वेश्चन था और बड़ा ही मजेदार, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने 2 बातें पूछी थी कि वेदर कंपनी कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। यस, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर उसको ध्यान रखना है कि प्रीवियस मतलब RD1 प्लस RD2 प्लस RD3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड आपके प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कंपनी सेक्रेटरी का जो कंटेंशन है वो करेक्ट है? यस मालिक, कंपनी सेक्रेटरी का जो कंटेंशन है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल डिविडेंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के मतलब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट C 4 नंबर के लिए आया हुआ ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है।
S guarantees V for the transaction to be done between V and B। और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूं कि पार्टीज को आइडेंटिफाई कर लेना। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्वेश्चन है, तो यहां पर S कौन हो गया मालिक, S जो है ना वो S हो गया यहां पर श्योरिटी, V जो है ना V कौन हो गया यहां पर दोस्तों क्रेडिटर, और B जो है ना B कौन हो गया यहां पर प्रिंसिपल डेटर। और देखो यहां पर ध्यान से, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 we supplied goods of rupees 30,000 on 1/3/2022 and of rupees 20,000 on 3/3/2022 to B on 5th of March 2022। ठीक है ना। S died in a road accident। oh my god, 5 मार्च को ना हमारे भाई S की क्या हो गई यहां पर डेथ हो गई। अब क्या हुआ पता है, we supplied goods ऑफ रुपीज 40,000। अब इससे पहले क्या हुआ पता है, 5 तारीख को जब डेथ हो गई भाई की, तो डेथ होने के बाद यार सेक्शन नंबर 131 आता है, और उस सेक्शन नंबर 131 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यार जैसे ही डेथ हो जाती है श्योरिटी की, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है, खत्म हो जाती है भाई। उसके बाद से अब श्योरिटी लायबल नहीं होगा। तो अब क्या हुआ आपको पता है, ऑन 10/3/2022 बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ एस, we further supplied goods of rupees 40,000 on default in payment by B on due date। we sued on legal hire of S for the recovery of 90,000। पहली बात तो 90,000 की रिकवरी कर ही नहीं सकता ये। और हमने एक कॉन्सेप्ट सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा था और इंटरमीडिएट में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसका नाम होता है सक्सेशन एंड असाइनमेंट। तो भाई ये केस सक्सेशन का होगा, लेकिन सक्सेशन का केस यहां पर तभी अप्लाई होगा जब उसके लीगल हायर को मिस्टर एस से कोई बेनिफिट मिला होगा। यदि मिस्टर एस से कोई बेनिफिट नहीं मिला होगा, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मिली होगी, तो जो उसका लीगल हायर होगा ना, वो लीगल हायर किसी भी तरीके की अनवांटेड कॉस्ट को बियर नहीं करेगा। और मैं तुम लोगों को बता देता हूं यार, उसकी डेथ के बाद में यहां पर जो भी गुड्स सप्लाई हुए ना, वो गुड्स तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कवर ही नहीं होंगे, कवर ही नहीं होंगे भाई। ठीक है, कवर ही नहीं होते हैं यहां पर। अब देखो ना इन्होंने क्या बोला है, ऑन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट by B on due date we sued on legal hire of S for recovery of 90,000। 90,000 तो रिकवर ही नहीं कर सकता। whether the legal hire of S are liable to pay 90,000, no, नहीं करेगा वो। ठीक है, and what would be your answer if the estate of S is worth rupees 45,000 only। यदि 45,000 रुपीज मिले उसके लीगल हायर को, तो दोस्तों 30 + 20 इज इक्वल टू कितना हुआ 50। तो वो 50,000 भी पूरे नहीं देगा, क्योंकि बेनिफिट कितना मिला है 45,000, 45,000 का ही मिला है, तो यहां पर वो 45,000 क्या कर देगा, पे कर देगा। ठीक है, तो गजब का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में या कहीं ना कहीं आपको पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, एंड वेरी वेरी सिंपल यार। यदि आप लोगों ने 131 सेक्शन पढ़ के रखा होगा ना, तो इससे ज्यादा आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 नंबर के लिए क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। A draw a check for rupees 20,000 payable to B and delivered it to him। B endorsed the check in the favor of R। तो B ने वो चेक लेके क्या कर दिया, R को एंडोर्स कर दिया। But keep it in his table drawer। Oh my God, उसके टेबल के ड्रॉवर में ही रह गया। Subsequently B died and check was found by R in B's table drawer। R filed suit for the recovery of the check। whether R can recover the check under the provision of negotiable instrument act। यार ये सेक्शन नंबर 15 से रिलेटेड है, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यार यदि आपने एंडोर्समेंट किया है ना, तो एंडोर्समेंट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाना चाहिए, सामने वाले पर्सन को डिलीवर हो जाना चाहिए। तो क्या यहां पर चेक आर को डिलीवर हुआ था, क्या नहीं हुआ। तो चूंकि चेक डिलीवर्ड ही नहीं हुआ, तो क्या आप आर सूट फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता है। 3 नंबर के लिए बेहद सिंपल क्वेश्चन था ये, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। और जब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले यहां पर मार्क्स की बात करते हैं। 4 नंबर के लिए पूछा गया एक क्वेश्चन था। यहां पर पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है भाई। ए, अ जनरल मीटिंग of ABC Private Limited was scheduled to be held on 15th of April 2022 at 3 p.m.
एज पर द नोटिस टू द मेंबर हु विल बी अनेबल टू अटेंड द मीटिंग इन अ पर्सन कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर प्रॉक्सी का नाम सुनते हैं हमारे दिलो दिमाग में एक ही सेक्शन आता है, एक ही सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 105 अलॉन्ग विथ फॉर्म नंबर MGT11। उसके साथ साथ मैंने तुम लोगों को क्लास में कई बार बोला था, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पूरे के पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है 48 आवर्स, 24 आवर्स और 3 डेज। ये 3 टाइम पीरियड बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यार मैंने तुम लोगों को बोला था कि एक प्रॉक्सी जो है वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 विच एवर इज अर्लियर, इतने मेंबर का क्या बन सकता है, प्रॉक्सी बन सकता है। करेक्ट है। और भी बहुत सारे प्रोविजन थे यार कि कंपनी के मीटिंग के नोटिस में ऐसा क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, तभी वो अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज वो जनरली प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखना। हाँ, द प्रॉक्सी फॉर्म ड्यूली फाइल्ड should be sent to the company so that company can receive it within the time। तो ओके मालिक, हम लोगों ने यहाँ पर बोला है कि भले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हायर टाइम पीरियड भी मेंशन करके रखा हुआ है, तो भी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 105 मेंबर जो है वो क्या कर सकता है, प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग शुरू होने के 48 आवर्स तक भिजवा सकता है। यदि मान लीजिए किसी मेंबर ने मल्टीपल प्रॉक्सीज को अपॉइंट करने का फॉर्म दे दिया है, तो जो भी उसका लेटेस्ट फॉर्म होगा, मतलब जो भी उसका न्यूएस्ट फॉर्म होगा, उस न्यूएस्ट फॉर्म में अपॉइंटेड पर्सन को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर प्रॉक्सी मान लेंगे। करेक्ट है, अपन लोगों ने ऐसा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना। इधर देखो ना, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, मिस्टर एक्स अ मेंबर, ये कंपनी का मेंबर है भाई, ठीक है, अपॉइंटेड मिस्टर वाई एज हिज प्रॉक्सी एंड द प्रॉक्सी फॉर्म डेटेड 10/4। तो कंपनी की मीटिंग कब थी यार, 15 को, इसने फॉर्म कब दे दिया है, 10 को। अबे 48 आवर्स के अंदर अंदर है ना, मतलब 48 आवर्स, अभी मीटिंग शुरू होने से 48 आवर्स के बहुत पहले ही दे दिया है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट है ये वैलिड है। ठीक है, आगे बोला है सिमिलरली, और इसने 10 को अपॉइंट करके 11 को फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो 11 को भी दिया है तो भी वैलिड है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अनदर मेंबर दैट इज मिस्टर डब्ल्यू ऑल्सो गिव्स 2 सेपरेट प्रॉक्सीज टू 2 इंडिविजुअल्स नेम। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू भाई है ये भी अनदर मेंबर है इस कंपनी के। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मिस्टर एम और मिस्टर एन का नाम दिया। तो एम का जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो 12 तारीख को भेज दिया, मीटिंग थी 15 को, स्टिल अभी भी 3 दिन बाकी है, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर है। ठीक है, और डिपॉजिट भी कब कर दिया, सेम डे ही कर दिया। एंड मिस्टर एन वॉज डिपॉजिटेड ऑन 14/4। भाई ये तो गलत हो गया। अब देखो, एक मेंबर जो है वो मल्टीपल प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, और जो भी उसका सबसे लेटेस्ट प्रॉक्सी होगा वो प्रॉक्सी मीटिंग में जाकर क्या करेगा, वोटिंग करेगा। पर यार यहाँ पर क्या हुआ आपको पता है, एन का फॉर्म जो है ना वो 14 तारीख को दे रहा है यार, सबमिट कर रहा है, जबकि मीटिंग कब है कंपनी की, 15 को है। एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर होना चाहिए। तो यहाँ पर डब्ल्यू के लिए गलत, मतलब डब्ल्यू ने जो एम को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है वो गलत हो गया यार, क्योंकि वो 48 आवर्स के बियॉन्ड जा रहा है। सो दैट इज नॉट राइट। तो आगे अब ये क्या पूछ रहा है पता है, ऑल द प्रॉक्सीज Y, M and N were presented before the meeting according to provision of the Companies Act 2013. Who would be the person allowed to present as an proxy of member X? तो member X के बिहाफ पे तो Y हो जाएगा, और W के बिहाफ पे चूंकि M का जो फॉर्म है वो बहुत लेट, N का जो फॉर्म है वो बहुत लेट किया है यार, तो N का जो फॉर्म है वो आपने बहुत लेट दिया है, और जो N का फॉर्म बहुत लेट दिया है तो N यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर इसके भी यहाँ पे एलिजिबल कौन होगा, एम होगा। करेक्ट है। सो दैट इज अनदर अ सिंपल क्वेश्चन। कितने नंबर के लिए था, 4 नंबर के लिए था। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, और उसमें भी सब पार्ट 1 है, 3 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अ फ्रॉड वॉज रिपोर्टेड टू सीफीओ। ये सीफीओ का फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या ऑफिसर्स होता है, बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पीक्यू लिमिटेड। ठीक है, मतलब फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया पीक्यू लिमिटेड ने सीफीओ को। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 अ कंपनी अथॉरिटी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट देयर इज नीड टू रीओपन द अकाउंट्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड। अरे अभी रिसेंटली हुआ है भाई हम लोगों की क्लास में सेक्शन, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड। याद करो अपन ऐसा बोलते थे, वो 5 लोग में कौन कौन आता था, इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी विच इज रिकमेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 5 अथॉरिटी आती थी, वो 5 लोग। और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर
15-16। अच्छा, एप्लीकेशन कब दे रहे हैं भाई ये, मतलब ये अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22, क्योंकि यहाँ पर वो 8 ईयर्स वाला प्रोविजन भी अपन को ध्यान रखना है। दे फाइल दी application before the NCLT to issue the order against PQ Limited to reopen of its accounts and recasting the financial statement for the financial year 2015-16. Examine the validity of the application filed by the competent authority. क्या सबसे पहली चीज, क्या ये competent authority वो 5 लोगों में आती है? बिल्कुल आती है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। तो क्या ये रीओपन के लिए एप्लीकेशन दे सकती है एनसीएलटी को? बिल्कुल दे सकती है। आपको पूरा की पूरा यहाँ पर सेक्शन नंबर 130 का प्रोविजन लिखना था, और ये कितने नंबर का क्वेश्चन था? 3 नंबर का, सॉलिड 3 नंबर थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसी का पार्ट 2 देखते हैं। इन्होंने पार्ट 2 में यहाँ पर बोला है, थोड़ा स्पीड अप करते हैं हम लोग यहाँ पर, और पार्ट 2 में इन्होंने बोला है एसएसआर एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 फाइंड आउट सम मैनिपुलेटिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एएसआर लिमिटेड। बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है, सेक्शन नंबर 143 के अंदर दी गई अपनी ड्यूटीज को पूरा डेडिकेटेडली परफॉर्म कर रहा है। आगे इन्होंने बोला है, और ऑडिटर टोल्ड दैट the MD that the internal control system of the company is not reliable. The board of directors of ASR Limited requested them to accept the assignment of, ओ भाई क्या कर रहे हो आप आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही बोल रहे हो कि मालिक आप हमारे लिए क्या करो, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन द ICM मैकेनिज्म, मतलब इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को स्ट्रांग बनाने के लिए आप हमारे लिए डिजाइन कर दो भाई इंप्लीमेंटेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मालिक धारा 144 सेक्शन 144 वो 9 टाइप की सर्विसेज, अरे याद है ना, यदि आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्टिव सर्विसेज है, सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, करेक्ट है। और देखिए ना यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, द कंपनी ऑफर्ड देम अ फीस ऑफ ₹10 लाख प्लस टैक्सेस फॉर दिस असाइनमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बहुत अच्छा हुआ भाई, इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिफ्यूज कर दिया। What were the consequences if they accept this assignment? इसका consequences क्या होता है यदि वो असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लेते तो मालिक यहाँ पर सेक्शन नंबर एप्लीकेबल होता 141 सबसेक्शन 3, और यहाँ पर ऑडिटर क्या हो जाता, डिस्क्वालिफाइड। और जब ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाता तो एक और सेक्शन ठोकना था यहाँ पर, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 क्या राइज हो जाती, कैजुअल वैकेंसी। और क्या ये कैजुअल वैकेंसी बाय वे ऑफ रेजिग्नेशन है क्या? नहीं, ये कैजुअल वैकेंसी थी आपकी बाय वे ऑफ अदर देन रेजिग्नेशन। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है यहाँ पर, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इस कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करता। देखो वैसे भी 3 नंबर के लिए क्वेश्चन था यार, ये 3 नंबर के लिए यदि आप एक कैजुअल वैकेंसी नहीं भी कोट करते तो चलता, बट ये 2 सेक्शन तो आपको यहाँ पर मेंशन करना थे, मतलब सेक्शन मेंशन नहीं भी करे होंगे तो इनके प्रोविजंस आपको यहाँ पर मेंशन करने थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो फटाफट से आएंगे हम लोग, और जो आगे का जो हमारा डिस्कशन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट सी है, जिसमें इन्होंने बोला है कि अक्षया स्टील इज अ फेमस मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स, प्रोप्राइटर ऑफ अक्षया स्टील मिस्टर SK जैन अपॉइंटेड Mr. Satish as his agent, and Mr. Satish is interested with the work of recovering money from various traders to whom फॉर्म सेल इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब भाई एक तरीके से ये कलेक्टिंग एजेंट है जो अपनी फॉर्म के बिहाफ पे क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता होगा और उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ कमीशन मिलता होगा। सतीश हैज अर्न्ड अ कमीशन ऑफ ₹1,15,000 फॉर हिज वर्क। ही रिकवरी मनी फ्रॉम क्लाइंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अक्षया स्टील। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ ही कलेक्ट्स ₹4 लाख, but he deposited in the firm's account only and only 285 after deducting the commission। भाई ने क्या किया पता है, अपना 1,15,000 रुपए का जो कमीशन है वो 1,15,000 रुपए का कमीशन जो है वो डिडक्ट कर लिया, और जो 1,15,000 रुपए का कमीशन जो डिडक्ट कर लिया और जो रिमेनिंग अमाउंट था वो रिमेनिंग अमाउंट क्या कर दिया, वहां पर फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। एग्जामाइन विद द रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर द एक्ट ऑफ मिस्टर सतीश इज वैलिड। यस, सतीश का एक्ट जो है वो वैलिड है। और मैं तुम लोगों को यदि बात बताऊं तो यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पर एजेंट्स राइट में आई थिंक सो आपको सेक्शन नंबर 217 मिलेगा। उस 217 में ये बात लिखी गई है कि एजेंट ने जो भी एक्सपेंस इनकट किया है या जो भी एजेंट का कमीशन बनता है, एजेंट वो कमीशन को रिकवर करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट को क्या कर सकता है, वहां पर डिपॉजिट कर सकता है। सो ये एजेंट का राइट है। अगेन 4 नंबर के लिए भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये,
वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब मेरी नजरों में यहाँ पर इस क्वेश्चन में 0% डिफिकल्टीज, 1% भी डिफिकल्टीज नहीं है। नाउ एक और चीज यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है, जहां पर इन्होंने बोला है साहब कि मिस्टर एम, ध्यान से देखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन दिख गया है मुझे यहाँ पर। मिस्टर एम नहीं, मिस्टर एक्स ड्रॉज अ चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर आर फॉर द पेमेंट ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ ₹5 लाख ऑन 26/7/2022 विद डेट ऑफ 1/8/2022। अच्छा, 26/7 को जो डेट आउटस्टैंडिंग थी उसके लिए एक चेक ड्रॉ कर दिया इसने, मतलब 26 जुलाई का जो आउटस्टैंडिंग था उसके लिए चेक ड्रॉ किया इसने 1/8/2022। तो यार आज की डेट पे खड़े होके आप इससे आगे वाली डेट का यदि कोई चेक ड्रॉ कर रहे हो तो उस चेक को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उस चेक को हम लोग बोलते हैं पीडीसी, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक है। आगे इन्होंने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक he was having sufficient balance in his account but on 29 जुलाई 2022 को he made payment for his taxes, now bank account is left with only 4.5 लाख। चेक था 5 लाख का लेकिन बचे कितने? 4.5 लाख। तो मिस्टर एक्स रिक्वेस्टेड टू मिस्टर आर नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, सो मिस्टर एक्स इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। मालिक गलत बात है ये। कई बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सेक्शन नंबर 138 पढ़ के जाना, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की कैटेगरी में से एक सेक्शन होता है। एक होता है सेक्शन नंबर 138, एक होता है सेक्शन नंबर 8, 9, जहां पर होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात होती है। तो देखो ये 138 का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि पार्टी ने क्या बोला है, ड्रॉवर ने क्या बोला है अपनी बैंक को, चेक स्टॉप करने के लिए बोला है, स्टॉपिंग फ्रॉम पेमेंट ऑफ चेक इशूड फॉर डेटेड 1/8/2022 in the favor of Mr. R. Decide under the provision of the Negotiable Instrument Act 1881 whether the said act of Mr. X constituted an offense। क्या जो ऑफेंस है? यस मालिक, बिल्कुल ऑफेंस है। और यहाँ पर आपको कौन से प्रोविजन लिखने थे, किसकी पेनल्टी मेंशन करनी थी? सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा सदाबहार सेक्शन है भाई, दैट इज सेक्शन नंबर 138। कौन सा सेक्शन आता है यहाँ पर? सेक्शन नंबर 138 आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सीरियसली बोल रहा हूँ, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, कभी कहीं से भी कुछ भी डिफिकल्टीज मुझे यहां पर अराइज नहीं हो रही है। नाउ 6 नंबर के लिए फिर से एक बार कंपनीज एक्ट 2013 से क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है वहां से जहां पे हम लोग क्लास में इसको 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। और मैं हमेशा तुम लोगों को एक बात बोलता हूं कि भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन है, और जब भी हम लोग क्लास में इस सेक्शन को पढ़ते हैं हम लोग इसको अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से कवर करते हुए पढ़ते हैं। और ये हमारा प्यारा राज दुलारा सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 135 है, दैट इज सीएसआर। नाउ देखो ना सीएसआर के ऊपर इन्होंने कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन की लेंथ दिख रही है इस बार, लग रहा है इन्होंने 6 नंबर के लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली होगी। और उस 3 घंटे में आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना, आपको इतने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना, और जब इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है ना, तो वहां पर ना हड़बड़ी के चक्कर में कुछ ना कुछ पढ़ने में हमसे मिस्टेक हो जाती है। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय अपना फोकस जो है ना वो क्वेश्चन के ऊपर बना के रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड या एबीसी सिक्योरिटी सर्विसेज was ₹200 crore divided into 20 crore equity shares of 10 each at the end of the financial year 2021-22, having its registered office at Mumbai। Information है भाई, this company had been registered with an authorized share capital of 300 crore divided into 30 crore equity shares of ₹10 each। The extract of balance sheet of the company as on 31st March 2022 showed the following figures। ऑथोराइज शेयर कैपिटल 300 करोड़ की है, पेडअप शेयर कैपिटल 200 करोड़ की है, फ्री रिजर्व 200 करोड़ के है, सिक्योरिटी प्रीमियम 80 करोड़ का है, क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे काम की चीज है भाई, ये प्रॉफिट है 50 करोड़ का है, रिजर्व एंड सरप्लस आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किसी काम का नहीं है ये 25 है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, अभी तक ये खर्चा बुक नहीं हुआ है तो उसको बुक करना है अपने को, तो ये 10 का है। टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज 800 करोड़, बाहर हो गया भाई क्योंकि याद करो सबसे पहले 3 लिमिट होती है, 1000, 500 और 5, ऐसी 3 लिमिट होती है, 1000, 500 और 5। 1000 की लिमिट होती है आपकी टर्नओवर की, 500 की लिमिट होती है आपकी नेटवर्थ की, और 5 की लिमिट होती है आपकी नेट प्रॉफिट की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज टर्नओवर तो बाहर हो गया यहाँ से, ठीक है, मतलब इसके ऊपर अभी सीएसआर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो बाकी 2 और कंडीशन को देखते हैं हम लोग,
यहां पर इन्होंने बोला एंड द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन नंबर 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद अदर एडजस्टमेंट एज पर सीएसआर रूल्स वाज ₹4 करोड़। भाई होना चाहिए था 5 करोड़ रुपए, लेकिन ये कितना 4 करोड़। ये देखकर भी हमको नहीं लग रहा है कि इनके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल होगा। प्रवीण, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, एडवाइज दैट द कंपनी अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद अकॉर्डिंगली। तो भाई कैसे, अब अपने को नेटवर्क, अच्छा नेटवर्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मालिक नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए अपन लोगों ने जब सेक्शन नंबर 135 पढ़ा था, तो 135 में वहां पर देखो ये ऑथोराइज कैपिटल, जनरली ये केवल और केवल इंफॉर्मेटिव रहती है, जो कि कंपनी के एमओए में कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है। कंपनी के एमओए में कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है, जनरली हम लोगों के लिए ये इफेक्टिव नहीं होती है किसी भी काम के लिए, बस यहां पर अल्ट्रा वायरस देखने के लिए काम आती है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना 200, रिजर्व एंड सरप्लस कितना 200, तो ये भी 200 हमारे काम का है। तो हम लोग इधर कहीं पे कैलकुलेशन लगा लेते, चलो इधर ही लगा लेते, 200 प्लस 200 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी हमारा नेटवर्थ का पार्ट होता है। नेटवर्थ मतलब बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है भाई आपको। और क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस ये भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होगा, मतलब नेटवर्थ का ही पार्ट बनेगा। ये किसी काम का नहीं होता है भाई, ये किसी काम का नहीं होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व रखा हुआ किसी काम का नहीं होता है, तो ये 25 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये 25 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे 10 का। तो एक बार जरा टोटल करके देखते हैं ना, वैसे टोटल मतलब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बट भाई फिर भी एक बार कर लेते हैं। 200 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 10, भाई 520 करोड़ रुपए, 520 करोड़ रुपए। ओ माई गॉड, यहां पर नेटवर्थ की जो लिमिट है ना, वो नेटवर्थ की लिमिट क्या हो गई, यहां पर फुलफिल हो गई है। सो दैट्स व्हाई अब कंपनी के ऊपर किसके प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, सीएसआर के। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, thereafter on 30th April 2022 a CSR committee was formed to comply with the provision of corporate social responsibility. The board of director, कंपनी के बोर्ड में कौन कौन लोग थे भाई, कंपनी के बोर्ड में मोहन सिंह जी थे, मनमोहन नहीं है भाई, मनमोहन जी नहीं है, मोहन सिंह जी है, ये कंपनी के एमडी है, अच्छी बात है भाई। रोहित एंड भावना जी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। वेंकटेश, ईशा, मोहित एंड मुस्कान जो है वो डायरेक्टर है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट and by applying applicable provision of the Companies Act 2013 answer the following. क्या is the contention of Mr. Praveen, company secretary of the company, the attract provision of section number, हाँ भाई अट्रैक्ट होगा ना, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की लिमिट फुलफिल हो गई, तो इनके ऊपर 135 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे प्रवीण जी। It was decided that Mr. Mohan, Venkatesh, Isha and Bhavna will be the member of CSR committee. Is the decision correct? मालिक आपको सीएसआर कमेटी के प्रोविजन ध्यान होना चाहिए कि सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होना चाहिए, आउट ऑफ विच 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यदि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो चूंकि यहां पर कंपनी में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो कम से कम एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। किसको रख रहे हैं, अरे मोहन सिंह जी को रख दो भाई, बहुत अच्छी बात है। हमको रोहित या भावना में से एक चाहिए भाई, और टोटल मिला के 3 चाहिए। वेंकटेश को भी रख रहे, ईशा को भी रख रहे, और यस मालिक यस ये भावना जी को भी रख रहे। तो क्या यहाँ पर इनकी जो सीएसआर कमेटी फॉर्म हुई है, क्या सीएसआर कमेटी वैलिड है? यस मालिक यस, इट इज वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है, इसको हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं। देखो मालिक इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, कितने नंबर का क्वेश्चन था इससे पहले वाला, वो तो देखा ही नहीं सीएसआर का। ओ भाई फोड़ दिया भाई, फोड़ दिया, 6 नंबर का क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट वन इज question number 3 part B. L Limited having 2000 member with a paid up share capital of rupees 1 crore decided to hold its annual general meeting on 21 of August 2022 on 2nd of July 2022. 50 member holding the paid up share capital of rupees 5 lakh in aggregate. अभी पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इतना क्वेश्चन पढ़ के हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Has given notice to their intention for a resolution to be passed at the AGM. अच्छा मुझे कुछ क्लिक हो रहा है मुझे यहां से। For appointment Tower and Company as an statutory auditor of the company for the financial year 2022-23 correct onwards instead of its existing statutory auditor SNS and Company which was overall originally appointed for 5 years. The term has been completed only for 3 years. अभी तक 5 साल का टेन्योर, 5 साल के लिए अपॉइंट किया था आपने, वैसे फर्म है तो आप 5-5 साल के 2 टर्म के लिए इनको अपॉइंट कर सकते हो। यदि इंडिविजुअल होता, सोल प्रोप्राइटर होता, तो 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते थे एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6-7, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर काम की बात करते हैं, अभी यहाँ पर 5-6-7 एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर रिमूवल हो रहा है। 5 साल के लिए अपॉइंट किया,
3 साल ही कंप्लीट हुए और आप उसको क्या कर रहे हो, यहां पर रिमूव कर रहे हो। तो रिमूवल के लिए सबसे पहले सेक्शन आएगा हमारे पास, सेक्शन नंबर 140, और 140 में भी सब सेक्शन 1A, 2A, 3A, 4A और 5A। तो अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि सबसे रेलेवेंट सेक्शन कौन सा बैठेगा। When such notice was received by the existing auditor, they send, अच्छा उससे पहले ये इंफॉर्मेशन भी तो देके रखी थी भाई, 5-6 लाख रुपए की इन एग्रीगेट। भाई क्या बात करते हो यार आप, क्या बात करते हो आप। सेक्शन नंबर 111 प्लस सेक्शन नंबर 115 आ गया इसके ऊपर क्वेश्चन, आ गया इसके ऊपर क्वेश्चन। यदि मीटिंग का नोटिस जा चुका है तो एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर, मतलब 14 डेज बिफोर, और यदि अभी तक मीटिंग का नोटिस नहीं गया है, रिजोल्यूशन मोड से जाना है, तो आप 6 वीक बिफोर तक क्या कर सकते हो, वहां पर वो मीटिंग का नोटिस दे सकते हो, और जो जो रिजोल्यूशन पास करना है आप कंपनी को इंटीमेट कर सकते हो। क्या बात करते हो। और भाई ये हमारा एक सुजल नाम का बच्चा है, सुजल जायसवाल। सुजल जायसवाल ने एग्जाम से पहले ही ये सेक्शन नंबर 111 मेरे से पूछा था, और मैंने उसको फोन पे ओरली सेक्शन नंबर 111 यहां पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन नंबर 111 एज वेल एज 115 प्लस साथ ही साथ में चूंकि 5 साल के लिए अपॉइंट किया और 3 साल में आप उसको हकल रहे हो, भगा रहे हो, तो यहां पर सेक्शन नंबर 140 का भी प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर इन्होंने बोला है भाई कि वेदर द स्टेट नोटिस वाज गिवन बाय द एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स एंड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अरे भाई बिल्कुल, यहां पर सेक्शन नंबर 115 प्लस सेक्शन नंबर यदि 111 याद हो तो वो भी लिख देना, दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑडिटर यहां पर डिमांड कर रहे हैं when such notice was received by an existing auditor, they send a representation। ठीक है ना, यदि कंपनी के चेयरमैन को लगता है कि इफ इट इज गुड फॉर द कंपनीज पर्पस, तो वहां पर क्या कर देगा, मीटिंग में उसको मीटिंग के नोटिस के साथ में सेंड कर देगा। और यदि नहीं सेंड किया है तो ऑडिटर वहां पर ओरली भी रीड कर सकता है। लेकिन इफ इन द ओपिनियन ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यदि वो कंपनी के लिए डिफर्मेटरी है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफॉर्मेटरी है, तो वहां पर ऑडिटर को ऐसे अपने रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने से रोका भी जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन वही थे। और क्या बात करते हो, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बनता है ये। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बनेगा जिन बच्चों का पीस ऑफ माइंड, प्रोविजन पे पकड़ और कंटेंट उनको बहुत अच्छे से याद हो और लिंकेज पता हो। जैसा कि हम लोग हमारी क्लास में जो लिंकेज करते थे, जिनको वो लिंकेज पता होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम प्रॉपरली लिख पाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 140 लिखकर खत्म कर दिया होगा, या बहुत सारे बच्चों ने 111 या 115 लिख के खत्म कर दिया होगा। बट यहाँ पर ये तीनों सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। वेदर द कंपनी इज बाउंड बाय द सेंड टू द रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर, इट्स मेंबर मेड बाय एसएनएस एंड कंपनी। यार डिपेंड करता है, यदि चेयरमैन को लगता है, कंपनी को लगता है कि ठीक है तो भेजेंगे, नहीं लगता है तो नहीं भेजेंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को देखकर मुझे होल्डर वर्ड दिख गया। मतलब सेक्शन नंबर 8 और उसके बाद सेक्शन नंबर 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये दो ही तो सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देन उसके बाद में सेक्शन नंबर 138, तीनों ही सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने मिल गए हमको। तो देखो ना यहां पर ये क्या बोलता है, डिस्कस विद द रीजन, डिस्कस विद द रीजन whether the following person can be called as an holder under negotiable instrument act 1881। क्या इनको होल्डर बोलेंगे क्या? सबसे पहली चीज, एक्स रिसीव अ प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन बाय हिज फादर बाय वे ऑफ गिफ्ट। अरे भाई बिल्कुल माना जाएगा, ये होल्डर माना जाएगा, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके बाद में ए रिसीव्ड अ चेक फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑन हिज ड्यू फ्रॉम हिज क्लाइंट बट ही इज प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट। अरे यार जैसे प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट बोल दिया ना मैंने, तो मैं यहां पर लिख दूंगा नो, ये होल्डर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने प्रोहिबिशन लगा दिया है। आगे इन्होंने बोला है बी द एजेंट ऑफ सी एंड इंटरेस्टेड विद द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एंडोर्समेंट बाय सी हु इज पेइंग। अब एक कैसी बात कर रहे हो, प्रॉपर एंडोर्समेंट होना चाहिए। यदि प्रॉपर एंडोर्समेंट नहीं होगा तो भी यहां पर होल्डर नहीं माना जाएगा। He works in a bank. He stole, अबे चोरी किया है भाई, चोरी किया है ब्लैंक चेक ऑफ ए एंड फॉर्जेस ए सिग्नेचर। क्या ये होल्डर माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। 4 नंबर के लिए भाई क्या क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया है 4 नंबर के लिए, आप देखिए यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट, when the preamble be used to an aid to interpretation of statute। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली ये इसलिए यूज किया जाता है जहां पर प्राइमरी रूल आपका काम नहीं करते, जहां सेकेंडरी रूल काम नहीं करते। मतलब यदि कोई पर्टिकुलर लॉ आपको देके रखा है, वहां पर आप प्राइमरी रूल भी अप्लाई कर लिया तो भी इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है, सेकेंडरी रूल भी अप्लाई कर लिया तो भी इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ना इंटरनल और एक्सटर्नल एड को यूज करते हैं। एंड बेसिकली इट इज एन इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये जो प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल बेसिकली किसी भी एक्ट के बिगिनिंग में दिया जाता है। आपके स्टडी मटेरियल में भी हमने छोटी सी जो एक आपको नोट्स दी थी, उस नोट्स के अंदर भी इस प्रीएम्बल को बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से डिफाइन किया हुआ था। 3 नंबर के लिए प्रीएम्बल आया था मालिक। इट इज वेरी वेरी सिंपल, मतलब इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल से इंटरप्रिटेशन से आपको लड्डू मिला था। नाउ
इट्स टाइम टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए 5 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है और देखते हैं यहाँ पर ये क्या बोलता है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग इस क्वेश्चन को, क्योंकि 5 नंबर के लिए इतना सा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ जरूर अच्छी बात लिखी होगी इन्होंने। एच लिमिटेड इन द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, एच लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड। As per the last profit and loss account of the year ending 31st of March 2022 of S Private Limited, its turnover was 1.80 crore, मतलब 1,80,00,000 रुपए, and the paid up share capital was 80 लाख रुपए। बहुत ही बढ़िया बात है भाई, इन्होंने टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है ना, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। क्या बात कर रहे हो, क्या यहां पर ये स्मॉल कंपनी है क्या? हाँ मालिक, हाँ। यदि हम लोग बात करें अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट, तो अप टू दी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹4 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ ₹40 करोड़, अप टू 40 करोड़, आप क्या माने जाते हो? यहां पर स्मॉल कंपनी माने जाते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85। तो क्या यहां पर ये स्मॉल कंपनी है क्या? हाँ है, लेकिन मेरे देश के नौजवानों, ये इसी के नीचे ना एक्सेप्शन भी देके रखा था, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन नंबर 285, कि भाई यहां पर ये टाइप की कंपनी स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं मानी जाएगी। पहला ही लिखा हुआ था उसमें, जिस भी कंपनी के बीच में होल्डिंग एंड सब्सिडरी का नेक्सस है, जिस कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का नेक्सस है, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। और यहां पर भाई जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा इन एक्सेप्शंस का, वहां पर उनसे डेफिनेटली गलती हो गई होगी, और सारे के सारे बच्चे जो है वो यहां पर ये मानकर आ गए होंगे कि यस ये स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी के प्रोविजन लिख के आए होंगे। और यदि आपने केवल और केवल स्मॉल कंपनी के प्रोविजन लिखे और इस एक्सेप्शन को डिफाइन नहीं किया, और यहां पर ये नहीं बोला कि चूंकि इनके बीच में एच लिमिटेड और एस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है, सो दैट्स व्हाई ये अंडर लिमिट होने के बावजूद भी ये स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी, तो भाई उन लोगों को केवल और केवल 1 नंबर से संतुष्टि मिलेगी, 1 नंबर से संतोष करना पड़ेगा। उसके बाद रिमेनिंग उन्होंने 4 नंबर अपने यहां पर खो दिए है। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइजेस द डायरेक्टर दैट द कंपनी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन स्मॉल कंपनी इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आजकल कंपनी सेक्रेटरी लोग ज्यादा ही स्मार्ट हो रहे हैं, ज्यादा होशियार हो रहे हैं। आप देखो पिछले 3 क्वेश्चन में कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी थे उन्होंने कंपनी को बचाया है भाई, आप देखना बिल्कुल ध्यान से। अरे ऐसा नहीं, मैं कंपनी सेक्रेटरी इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो भाई आजकल ये लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। You are required to examine whether the contention of the practicing company secretary is correct. Explain the relevant provision of the Companies Act 2013. भाई जिसको क्लिक हो गया उसके लिए जन्नत, और जिसको क्लिक नहीं हुआ वो सोचेगा कि मैंने 5 नंबर का पूरा की पूरा क्वेश्चन ठोका है, लेकिन भाई 1 ही नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पर 5 नंबर नहीं मिलेंगे। Now the next one is Mr. R. Mr. R is an employee of DSP Trading Private Limited. अच्छा, एज पर हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिज एनुअल सैलरी कितनी है उसकी? 5 लाख रुपए। बहुत बढ़िया बात है। मिस्टर राज पेड टू दी कंपनी 5,30,000। अच्छा, 5 लाख की सैलरी और 5,30,000 राज भाई ने पे कर दी। अभी देखते तो है आगे किस चीज के लिए पे की है। इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओ भाई, इसी का तो इंतजार था कि चैप्टर नंबर 5 और 6 से अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे। तो चैप्टर नंबर 5 आ गया, और चैप्टर नंबर 5 है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में मुझे तो ये भी बात समझ में आ गई कि जैसे ही यहां पर एम्प्लॉय बोला, एम्प्लॉय की सैलरी बोली, और कंपनी ने उस एम्प्लॉय से क्या करवा लिया? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया बाय वे ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी के रूप में। तो यार मैंने प्रोविजन पढ़ाया है और चीख के पढ़ाया है कि यार यदि कंपनी अपने एम्प्लॉय से अप टू 12 मंथ्स ऑफ हिज वेजेस और सैलरी ले रही है, और यदि उसको डिपॉजिट के तौर पे ले रही है, तो भाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 231 जहां पर डिपॉजिट को डिफाइन किया गया है, ये डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। याद करो यार, आपके मॉड्यूल में वो 18 टाइप के ट्रांजेक्शन थे जिसको मैंने आपको अलग से
19 टाइप के ट्रांजेक्शन के तौर पे लिखाया था, और उन 19 टाइप के ट्रांजेक्शंस में एक एक्सेप्शन था कि यदि आप अपने एम्प्लॉय से अप टू दी 12 मंथ्स ऑफ हिज वेजेस या सैलरी, आप यदि उससे रेम्यूनरेशन, यदि आप उससे कोई पैसा ले रहे हो तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। बट यहां पर हुआ क्या है, यहां पर कंपनी ने 5 लाख की जगह 5,30,000 रुपए ले लिए, 30,000 ज्यादा ले लिए, तो यहां पर डिपॉजिट के जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और अब इसको भी डिपॉजिट का पार्ट माना जाएगा। आगे देखो ना इन्होंने क्या बोला है, रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन डिपॉजिट एंड डिसाइड वेदर दिस अमाउंट, अरे भाई बिल्कुल विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, 100% माना जाएगा। क्या पेपर था यार, सॉलिड भाई, सॉलिड यार, मतलब एकदम बबली पेपर था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इस 4 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस अटेम्प्ट में आया है, ये पिछले कई अटेम्प्ट से आ रहा है, ये क्वेश्चन पिछले कई अटेम्प्ट से आ रहा है। और जब भी मैं क्लास में जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यार सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8, 8A ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां पर टॉपिक डिस्कस होता है रिपील से रिलेटेड। तो भाई इस बार इन्होंने 4 नंबर के लिए वापस से रिपील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है, क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की कैटेगरी में ये सेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ना इन्होंने क्या बोला है, whenever the act is repealed, it must be considered as if it had never exist। अपन इसको ऐसा बोलते थे मालिक, राम नाम सत्य है, अपन लोगों ने इसको ऐसा बोला है क्लास में, राम नाम सत्य है। ठीक है, मतलब जो मर गया वो मर गया है ना, जो मर गया वो मर गया, मतलब राम नाम सत्य हो गया भाई उसका। ठीक है, कमेंट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिपील अंडर दी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। हाँ, तो आपको यहाँ पर रिपील के बारे में एक्सप्लेन करना था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको रिपील तो बताना ही बताना था, साथ ही साथ इसमें जो उसके 4-5 एक्सेप्शन थे वो 4-5 एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पर बताना था, विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, ओ भाई ये क्वेश्चन तो वापस से एक बार आईओएस का आया और 3 नंबर का आया। इससे पहले आईओएस का एक और क्वेश्चन आया था प्रीएम्बल से रिलेटेड। तो देखो आईओएस में यहां पर इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्प्रेनिया एक्सपीशियो। अरे ये कंटेम्प्रेनिया एक्सपीशियो भाई सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन था, और सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में कंटेम्प्रेनिया एक्सपीशियो बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर के लिए। नाउ इसी तरीके से 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला है। MBL फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट थ्रू रेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द ऑपरेशंस। ठीक है भाई, product quality, documentation and services. The company is now focusing on oncology therapists and other generics with a vision to be a global leader in oncology। पता नहीं oncology भाई कोई डॉक्टरी टर्मिनोलॉजी होती होगी भाई, कहीं किसी चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होती होगी। रेदर देन भाई ऐसे फोकस मत करना कि यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, इट इज नॉट अवर वर्क। हमको यहाँ पर एज एन लीगल पर्सन के तौर पे आंसर करना है, डॉक्टरी वाले काम अपन को नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं था आपको यहाँ पर। द प्रोसेस अब आई ना भाई काम की बात, देखो अब आई काम की बात। हाँ, द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी कंटेंट सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्सपर्ट। ओ भाई, ऑन रिसर्च ऑन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एंड द रिपोर्ट वाज फाउंड अनट्रू। ओ भाई, कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो एक्सपर्ट ने अपने ओपिनियन दिए थे, जो अपनी कमेंट दी थी, जो अपनी रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट क्या हो गई यहाँ पर, अनट्रू हो गई। मिस्टर दिवाकर परचेज द शेयर्स ऑफ MBL फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट्स रिपोर्ट पब्लिश इन द प्रोस्पेक्टस। आई थिंक सो सेक्शन नंबर 26, और प्रिसाइज बात करूं तो सेक्शन नंबर 26(5) और इसके ऊपर पेनल प्रोविजन सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37 और 38 के पेनल प्रोविजन है। सेक्शन नंबर 447 भी आता है, और सबसे खतरनाक यदि मैं प्रोविजन की बात करूं तो सेक्शन नंबर 34, 35 एंड 447, क्योंकि 447 इज द पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 34। विल मिस्टर दिवाकर
हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी? हाँ है ना भाई, है। वो अपने पैसे वापस ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, जिन जिन का नाम उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था, उन सबके अगेंस्ट में ठोक सकता है केस। ठीक है, वेरी वेरी गुड यार, क्या सॉलिड क्वेश्चन भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन यार, सेक्शन नंबर 26 से, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, यहां पर अपन ने इसके एक्सेप्शन भी पढ़े हुए कि यदि एक्सपर्ट की नॉलेज के बिना, या जिस समय एक्सपर्ट ने दिया था उस समय के मतलब उसके अजम्पशन कुछ और थे, लेकिन कंपनी ने डिले कर दिया, तो वहां पर एक्सपर्ट लाइबल नहीं होगा। कंपनी ने बिना उसकी परमिशन के क्या कर दिया, मालिक इशू कर दिया, तो भी वहां पर एक्सपर्ट लाइबल नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कि कंपनी ने, ध्यान से सुनिएगा मालिक, यदि कंपनी ने बिना उसकी परमिशन के पब्लिश कर दिया है, और जब बिना उसकी परमिशन के पब्लिश कर दिया था, और जब बाद में उसकी बात ये नॉलेज में आई, तो पब्लिक के सामने जाकर क्या कर सकता है, एक ओपन डिस्क्लेमर भी दे सकता है और बोल सकता है कि साहब ये मेरी कंसेंट के बिना नहीं था। सेक्शन नंबर 26 का एक क्वेश्चन था, एक्सपर्ट ओपिनियन का। वाह भाई वाह। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो आपको, अरे भाई क्या बात है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए, और बिना कुछ करे उन्होंने डायरेक्ट आपको एक और चॉइस वेराइटी दे दी है। अच्छा, वेराइटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फटाफट से देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर का है, कोई नंबर नहीं दिया, मतलब ऊपर वाले नंबर काउंट होंगे। मतलब आपको ऐसा ऑप्शन दिया था कि या तो आप ये एक्सपर्ट वाला, मतलब प्रोस्पेक्टस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या फिर आप ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर प्रपोजिंग टू डिक्लेयर द बोनस इशू of 1 share for every 2 shares held by the existing shareholder। भाई मैं क्या ही बोलूं यार, मुझे ये देखते सहित याद आता है सेक्शन नंबर 63, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देके रखी हुई है, आपको सेक्शन नंबर 63 मेंशन करना था, और इस इंफॉर्मेशन से आपको चेक करना था कि क्या कंपनी बोनस दे सकती है या नहीं दे सकती है। वेरी वेरी सिंपल, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूं भाई, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है पेपर में। नाउ आगे इन्होंने क्या बोला है, सिटी बेकर्स लिमिटेड ऑब्टेन अ टर्म लोन ऑफ रुपीज, जितना भी होगा 1 करोड़ फ्रॉम डीएनबी बैंक। द लोन वाज ग्रांटेड बाय द बैंक बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन वन ऑफ दिस ऑफिस बिल्डिंग एंड द चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड विद इन 20 डेज। वेरी वेरी गुड यार, कितनी अच्छी कंपनी है। मतलब भाई इन्होंने क्या किया, अपने चार्ज होल्डर का पूरा पूरा ध्यान रखा, 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट करना था। सेक्शन लगता है यहाँ पर सेक्शन नंबर 77, और यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट करना था, 20 दिन में चार्ज क्रिएट कर दिया। वेरी गुड यार। विल द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज डीम टू बी द नोटिस ऑफ चार्ज। अरे क्या बात करते हो आप, सेक्शन नंबर 80, जहां पर बात होती है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि यदि कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर लिया है और उसका चार्ज रजिस्टर्ड भी हो गया है, तो चार्ज रजिस्टर्ड होना अपने आप में सब्सिक्वेंट लेंडर के लिए एक नोटिस होता है कि भाई जब भी आप वो कंपनी को लोन देंगे, तो लोन देने से पहले कंपनी के वो क्रिएटेड चार्ज के ऊपर क्या कर ले, अपनी एक इन्वेस्टिगेशन कर ले, एक सर्च कर ले। यदि इग्नोरेंस हुआ तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आगे इन्होंने बोला है भाई कि पर्सन हु विशेस टू लेंड मनी टू दी कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑल्सो एक्सप्लेन द। वाह भाई, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल बातें पूछ ली। 77 भी आ गया, 80 भी आ गया, और अब एक्सटेंडेड टाइम लिमिट भी पूछ रहे वो। तो कुछ नहीं, नॉर्मल फीस के साथ 30 डेज, एडिशनल फीस के साथ नेक्स्ट 30 डेज में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। टोटल मिला के कितना हो गया, 60। अब यदि इन 60 डेज में भी नहीं करवाया, तो यहाँ पर आपको लगती है एड वेलोरम ड्यूटी, और 120 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस चार्ज को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, बट लेंदी क्वेश्चन था, बट वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 5 नंबर के लिए डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन था। नाउ मालिक, नाउ अभी 2 दिन पहले ही हमारी क्लास में टॉपिक हुआ है, चाहे आप प्री बैच के बच्चे हो या स्पेशल बैच के बच्चे हो, भाई इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो ना। इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने तो यहीं से देख लिया, प्लेज बाय नॉन ओनर। अरे यार, नेमो दैट क्वेट नॉन हैबिट, कि जनरली जिस पर्सन की ओनरशिप में गुड्स होती है वही उसके ऊपर क्या क्रिएट कर सकता है, प्लेज क्रिएट कर सकता है। बट यार हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे एक्सेप्शन देके रखे हुए हैं अंडर सेक्शन नंबर 178, जहां पर एक पर्सन ऑनर नहीं होते हुए भी वो किसी और की गुड्स पे क्या क्रिएट कर सकता है, प्लेज क्रिएट करवा सकता है। और सीए फाउंडेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोगों ने एक लैटिन मैगजीन पढ़ी है, दैट इज नेमो दैट क्वेट नॉन हैबिट। तो यहाँ पर बेसिकली अपन लोग देख लेते हैं कि वो जो 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें से किस पॉइंट के ऊपर इन्होंने हिट किया है। इट इज द ऑनर ऑफ द गुड्स और एनी पर्सन ऑथोराइजिंग बाय हिम इन दैट बिहाफ हु कैन प्लेस द गुड्स, बट इन द ऑर्डर ऑफ
facilitate mercantile transactions, the law has recognized certain exception. Do you think कि bona fide pledge can be made by non-owner? If yes, explain the circumstances. अरे यार सेक्शन नंबर 178 अपनी बुक में खोल के देख लो भाई, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा हुआ है अपन लोग ने, ठीक है। और यहां पर देखो लास्ट क्वेश्चन, नो पर्सन shall be prosecute and punished for the same offense for more than one. बिल्कुल भाई, जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन नंबर 26 है, और हम लोगों ने हमारी क्लास में ही बोला था कि एक ही पर्सन को आप 2 अलग अलग तरीके से सजा नहीं दे सकते हो किसी सेम एक्ट के लिए, है ना। अब यदि सेम एक्ट के लिए 2 अलग अलग सेक्शन में 2 अलग अलग बातें बोली गई है, तो आप क्या करोगे वहां पर पता है, जिस भी सेक्शन में ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन या पेनल्टी के प्रोविजन होंगे, वो ज्यादा सबसे ज्यादा हेवी स्ट्रिक्ट पेनल्टी के प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। So Malik, this is pure complete analysis of CA Intermediate May 2023 paper. और as I told you earlier ना कि पेपर was very simple but bit lengthy. जिन बच्चों की स्पीड बड़ी नॉर्मल है उनका 10 से 15 नंबर का पेपर छूटा होगा, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पेपर सॉल्व किया और जिस तरीके से हम लोगों ने पेपर को डिस्कस किया, आई एम एक्सपेक्टिंग many more exemption in this particular paper. So guys, बस आप लोग अपनी पढ़ाई को अब इसी तरीके से कंटिन्यू करना, जिनका May 23 का एग्जाम है और जिनके मतलब नवंबर 23 में जो एग्जाम आने वाले, वापस से मैं करेक्शन के साथ बोलता हूं व्हाट आई वांट टू से, जिनके एग्जाम नवंबर 2023 में आने वाले हैं, आप देखो पेपर हमेशा ऐसे ही आता है, इसी तरीके से आता है। लास्ट 1-2 अटेम्प्ट में पेपर जो है ना वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 10-12 नंबर का डिफिकल्ट आ गया था, इंस्टीट्यूट ने कुछ मतलब आउट ऑफ रूटीन क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बट यार हमेशा पेपर ऐसे ही आता था, ऐसे ही आता है और ऐसे ही आता रहेगा। सो मेक श्योर आप लोग बहुत अच्छे से एफर्ट डालोगे, और यदि इस तरीके का पेपर आएगा तो आप लोग 80+ फोड़ के आओगे, 90 मार्क्स भी लेके आ जाओगे आप लोग। जिन बच्चों का May 2023 का अटेम्प्ट है, मैं और फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, यहां पर आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, जस्ट ये बताने का इंटेंशन है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है, आप अगले पेपर्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करो, फटाफट से आप लोग दोनों ग्रुप के एग्जाम दो, ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करो, बोथ ग्रुप पास हो, और फटाफट से रिजल्ट वाले दिन आप हमें बहुत अच्छे मैसेजेस भेजो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बनाया, मेरा नाम CS गौरव माहेश्वरी है, बाय प्रोफेशन आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, और मैं विद्योदय एजुकेशन इंदौर में पढ़ाता हूं। तो इंदौर में हम लोगों की क्लासेस है विद्योदय एजुकेशन के नाम से, आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे काफी सारे अमेंडमेंट्स, काफी सारे वीडियो और काफी सारा ऐसा एजुकेशनल कंटेंट होता है जो कि हम लोग यहाँ पर ओपन टू ऑल डालते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।